गुड मॉर्निंग। विनायक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए 12th क्लास के अंतर्गत अपन मुख्यतः मानव भूगोल वाली जो फर्स्ट बुक है वो अपनी चल रही थी। पहले के वीडियो में आपने देखा 5वां लेसन मानव विकास व मानव प्रवास का अध्ययन हमने किया था। आज देखते हैं पढ़े मानव अधिवास के बारे में। देखिए अधिवास शब्द से अभिप्राय यहां पर अपन क्या ले सकते हैं, बस्ती, मानव बस्ती कह दो या मानव अधिवास कह दो, बात एक ही है। देखते हैं सामान्य परिचय। देखिए मानव अधिवास होता क्या है, कहे किसे, एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हो, यानी भूमि का वह भाग जो मानव के उद्देश्य से प्रयुक्त किया जाता है वो मानव बस्ती है। यहां पर दो परिभाषा हो गई आपके पास। पहली परिभाषा, एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा है वह मानव अधिवास है। दूसरा या दूसरी परिभाषा, भूमि का वह भाग जो मानव के उद्देश्य से प्रयुक्त किया जाता है उसे मानव अधिवास या मानव बस्ती के नाम से जाना जाता है। देखिए मुख्यतः अधिवासों की जो उत्पत्ति है वह दो भागों में हुई। दो भाग कौन कौन से, एक स्थायी और एक अस्थायी, यानी स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास का मतलब तो यह होता है भूमि के वह भाग जिनमें मानव स्थायी रूप से अपना मकान, अपना आवास बना करके निवास कर रहा हो। अस्थायी अधिवास का मतलब होता है भूमि का वह भाग जिस पर मानव कुछ समय के लिए अस्थायी आवास, अस्थायी आवास का मतलब होता है जैसे तंबू, एस्किमो जनजाति के लोग शीतकाल में इग्लू, ग्रीष्म काल में कर्मक, ये अलग अलग जो आवास बनाते हैं ये होते हैं अस्थायी। तो बस्तियां कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की। दो प्रकार की बस्तियां कौन कौन सी, एक स्थायी बस्ती और एक अस्थायी बस्ती। कोई दिक्कत। आगे अपन देखते हैं मानव अधिवास वर्गीकरण, मानवीय बस्ती या मानव अधिवासों का वर्गीकरण। तो देखिए मानव बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, एक ग्रामीण और एक नगरीय। मानव अधिवास कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, ग्रामीण बस्ती या ग्रामीण अधिवास, नगरीय बस्ती या नगरीय अधिवास। देखिए ग्रामीण अधिवास क्या है, वे अधिवास जहां की जनसंख्या का अधिकतम भाग प्राथमिक क्रियाकलापों में, मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कृषिगत क्रियाकलापों में। प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन कौन से आते हैं, आदिम कृषि, पशुपालन, खनन कार्य, मत्स्य पालन, वन्य सामग्री एकत्रण, संग्रहण, ये सारे प्राथमिक कार्य हैं। तो ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्ती क्या, वे अधिवास जहां की जनसंख्या का अधिकतम भाग प्राथमिक क्रियाकलापों में यानी कृषिगत क्रियाकलापों में संलग्न होता है वो ग्रामीण अधिवास कहलाता है। यानी इन अधिवासों के स्वरूप से निर्मित एक निश्चित क्षेत्र होता है वो गांव है। देखिए ग्रामीण अधिवास क्या, ग्रामीण अधिवास का मतलब होता है वे क्षेत्र, वे अधिवास जहां की जनसंख्या का अधिकतम भाग कृषिगत कार्य यानी प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न हो, वो तो हो गया ग्रामीण अधिवास। और इन अधिवासों के स्वरूप से निर्मित एक निश्चित क्षेत्र, उसे अपन किसकी संज्ञा देंगे, गांव। तो ये हो गया ग्रामीण बस्ती। नगरीय बस्ती या नगरीय अधिवास ठीक इससे विपरीत, वे अधिवास जहां की जनसंख्या का अधिकतम भाग गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में, गैर कृषिगत कार्यों में
या द्वितीयक से पंचम क्रियाकलापों में संलग्न होता है उसे कहा जाता है नगरीय अधिवास। तो कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास का मतलब क्या हुआ? वे अधिवास जहां की जनसंख्या का अधिकतम भाग कौन से क्रियाकलापों में? प्राथमिक क्रियाकलापों में या कृषिगत क्रियाकलापों में संलग्न होता है, वो ग्रामीण अधिवास। गांव किसे कहते हैं? ग्रामीण अधिवासों के स्वरूप से निर्मित एक निश्चित क्षेत्र, वह निश्चित क्षेत्र क्या कहलाता है? गांव। दूसरा आता है नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास किसे कहेंगे? वे अधिवास जहां की जनसंख्या का अधिकतम भाग गैर कृषिगत क्रियाकलापों में, गैर प्राथमिक कार्यों में यानी द्वितीयक से पंचम क्रियाकलापों के अंतर्गत संलग्न होता है, उसे कहा जाता है नगरीय अधिवास। कोई दिक्कत? आगे पर देखते हैं। सबसे पहले ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। देखिए ग्रामीण अधिवास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से? ग्रामीण अधिवास के प्रकार। ग्रामीण अधिवास कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। 4 प्रकार कौन कौन से? सघन या गुच्छित अधिवास, जिसे पुंजित अधिवास भी कहते हैं, केंद्रित भी कहते हैं, संकेंद्रित भी कहते हैं, संकुचित भी कहते हैं, संकुलित भी कहते हैं, की बात है। तो पहला सघन या गुच्छित अधिवास, दूसरा आता है प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास, तीसरा आता है मिश्रित अधिवास और चौथा आता है पल्ली अधिवास। कोई दिक्कत? ये 4 अधिवासों के नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, सघन, प्रकीर्ण, मिश्रित, पल्ली। आगे देखते हैं अपन सबसे पहले सघन अधिवास के बारे में। देखिए सघन अधिवास कहाँ होते हैं? विश्व के जो समतल भाग है, विश्व के जो मैदानी भाग है, विश्व के जो उपजाऊ भाग है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत सघन अधिवास पाए जाते हैं। यानी जहां पर जल उपलब्धता की स्थिति भी पाई जाती हो, यानी मानव के अनुकूलतम कारकों की उपलब्धता विश्व के जिन क्षेत्रों में पाई जाती है, वो क्षेत्र सघन या गुच्छित अधिवास कहलाते हैं। देखिए मुख्यतः विशेषताएं क्या क्या हैं सघन अधिवास की? सघन अधिवासों के अंतर्गत जनसंख्या का जो जमाव है, वह जनसंख्या का जमाव अधिक होता है। कारण मैं पहले बता चुका कि सघन अधिवास वाले क्षेत्रों में मानव के अनुकूलतम सारे कारक पाए जाते हैं, इसलिए पहली विशेषता जनसंख्या का जमाव अधिक, मकान एक जगह समूह के अंतर्गत, मकान पास पास होते हैं, पंक्तिबद्ध होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, मकानों की संख्या अधिक होती है, मकानों के मध्य का अंतराल बहुत कम होता है। ये सारी विशेषता किस अधिवास की है? सघन या गुच्छित अधिवास की। सघन या गुच्छित अधिवास के अंतर्गत कि ये अधिवास विश्व के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? मैदानी भागों के अंतर्गत, समतल भागों के अंतर्गत, विश्व के उपजाऊ मैदानों के अंतर्गत, या विश्व के जो जलापूर्ति वाले क्षेत्र हैं, उन जलापूर्ति वाले क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाते हैं। विशेषता जनसंख्या का केंद्रण, जनसंख्या का जमाव सघन अधिवासों में अधिक होता है, क्योंकि सारे कारक उस क्षेत्र के मानव के अनुकूलतम होते हैं, मानव निवसन के योग्य होते हैं। मकानों की संख्या अधिक होती है,
मकान समूह में होते हैं, मकान पास पास होते हैं, मकान पंक्तिबद्ध होते हैं, मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, मकानों की संख्या अधिक होती है, मकानों के मध्य का जो अंतराल है वो अंतराल भी बहुत कम होता है। ये सारी विशेषताएं जिन अधिवासों की हैं वो अधिवास कौन से कहलाएंगे? सघन अधिवास कहलाएंगे। दूसरा आता है प्रकीर्ण अधिवास। बिखरे हुए अधिवास भी कहते हैं इनको, उपखंडित अधिवास भी कह सकते हैं, एकाकी अधिवास भी कह सकते हैं। तो प्रकीर्ण अधिवास के कौन कौन से नाम हो गए? प्रकीर्ण अधिवास, एकाकी अधिवास, उपखंडित अधिवास, बिखरे हुए अधिवास। बातें की है क्या? देखो, जिन अधिवासों के अंतर्गत मकानों की संख्या कम और मकानों के मध्य यानी बीच की जो दूरी है वो अधिक होती है, उन्हें अधिवासों को कहा जाता है प्रकीर्ण अधिवास। मानव एकाकी रूप में रहते हैं। प्रकीर्ण अधिवास के अंतर्गत जो मानव है वो मानव एकाकी रूप में रहते हैं। कहां होते हैं? विश्व के पर्वतीय, अनुपजाऊ, पठारी जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रकीर्ण अधिवास देखने को मिलते हैं। इन अधिवासों का जो आकार है वो आकार भी बहुत छोटा होता है। मुख्यतः प्रकीर्ण अधिवासों के अंतर्गत जनसंख्या का जो जमाव है वह जनसंख्या का जमाव भी विरल कम देखने को पाया जाता है। विश्व के जो घास के मैदान है, घास के मैदान यूएसए, कनाडा का प्रेरी प्रदेश है, दक्षिण अमेरिका का पंपास जो क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, अफ्रीका का वेल्स, ये जो अपना भारत है, अपने भारत के अंतर्गत भी राजस्थान का जो उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कितने जिले हो गए? 5 जिले। कौन कौन से? डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इन 5 जिलों के अंतर्गत जो अधिवास देखने को मिलता है वो एकाकी या प्रकीर्ण अधिवास। सामान्य रूप में जाने आपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत देखा होगा कि जो कृषि क्षेत्र होते हैं जिन पर कुछ समय पूर्व फसल उत्पादन का कार्य किया जाता था, आज वहां पर फसल उत्पादन का कार्य न होकर के जो कृषि क्षेत्र का मालिक है वो अपने कृषि क्षेत्र के अंतर्गत अपने आवास का निर्माण कर लेता है, बाकी पूरा खेत खाली। दूसरे कृषि क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है? दूसरा मकान बना लेता है, तीसरे कृषि क्षेत्र में तीसरा बना लेता है, तो मकानों की संख्या कम हुई ना, दूर दूर हुए ना, मकानों के मध्य अंतराल अधिक हुआ या नहीं हुआ? ये सारी बातें जिस अधिवास के अंतर्गत सम्मिलित है वो प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। फिर से देख लो, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास क्या होता है? वे ग्रामीण अधिवास जिनमें मकानों की संख्या बहुत कम, मकानों के बीच में दूरी अधिक, जहां मानव एकाकी रूप में निवास करता है, जहां जनसंख्या का विरल जमाव पाया जाता है और जो अधिवास विश्व के अनुपजाऊ, पर्वतीय व पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इन सारी विशेषताओं से युक्त जो अधिवास होता है वो अधिवास कहलाता है प्रकीर्ण अधिवास। इस अधिवास का जो आकार होता है, आकार बहुत छोटा होता है। कहां पाए जाते हैं? विश्व के घास के मैदान, यूएसए, कनाडा का जो प्रेरी प्रदेश है, दक्षिण अमेरिका का पंपास क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स है, अफ्रीका का वेल्स है, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी है, अपने राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, ये जो 5 जिले हैं, इन 5 जिलों के अंतर्गत मुख्यतः प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास हमें देखने को मिलता है। कोई दिक्कत? तीसरा आता है मिश्रित अधिवास के बारे में। देखिए, मिश्रित अधिवास क्या होता है? मिश्रित अधिवास का मतलब होता है, आप इसे अर्ध सघन अधिवास भी कह सकते हैं, अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कह सकते हैं। मिश्रित अधिवास को अर्ध सघन अधिवास भी कह सकते हैं या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी से कह सकते हैं। होता क्या है? देखो, ये मुख्यतः सघन अधिवास और जो प्रकीर्ण अधिवास है, दोनों अधिवासों के मध्य की अवस्था होती है।
क्या होता है? सघन अधिवास और प्रकीर्ण अधिवास के मध्य की अवस्था। यानी मिश्रित अधिवासों का जो निर्माण है, जैसे जैसे परिवार की संख्या में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे जो प्रकीर्ण अधिवास है वह प्रकीर्ण अधिवास मिश्रित अधिवास का रूप लेता जाता है। उदाहरण जैसे मान लीजिएगा ये एक कृषि क्षेत्र है जहां पर प्रारंभ के अंतर्गत एक मकान था पिता का। उस पिता के दो पुत्र, दोनों ने क्या किया? इसका बंटवारा किया। एक ने मकान यहाँ बना लिया, एक ने यहाँ बना लिया। पहले एक मकान था, देखो अब मकान हो गए दो। मैंने बताया परिवार में जैसे जैसे संख्या बढ़ती है वैसे वैसे अधिवास है वो किसका रूप लेता जाता है? मिश्रित। फिर इनका विभाजन हो गया, इनके एक एक पुत्र, 4 मकान हो गए। फिर इनके एक एक पुत्र, जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी संख्या बढ़ती जाती है, मकानों की संख्या बढ़ी या नहीं बढ़ी? पहले कृषि क्षेत्र में 1 मकान था, आज 10 मकान हो गए। कैसे हुआ? ये निर्माण है जो इन अधिवासों का, वह परिवार की संख्या बढ़ने के साथ साथ होता जाता है, कोई दिक्कत। फिर आता है पल्ली अधिवास के बारे में। देखिए पल्ली अधिवास क्या है? पल्ली अधिवास का दूसरा नाम, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पल्ली अधिवास को क्या कहा जाता है? पुराना अधिवास भी कहा जाता है। आ रहा है समझ में? तो देखो पल्ली अधिवास में क्या होता है? पल्ली अधिवास का दूसरा नाम एक तो है पुराना अधिवास। इसमें क्या होता है कि आवास तो अपन ये कह सकते हैं भाई एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, लेकिन बस्ती एक होती है। आवास एक दूसरे से अलग अलग एक ही बस्ती में बसे होते हैं, यानी बस्ती के अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग निवास करते हैं। आज आप ग्रामीण क्षेत्र से परिचित हैं, निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत एक प्रकार होता है निवसन का ढाणी, जिसे अपन कहते हैं। ये जो ढाणियां होती है ये मुख्यतः एक विशेष जाति वाले लोगों की होती हैं। तो ये विशेष प्रकार का जाति का जो समूह है, वह जाति का समूह एक बस्ती के भिन्न भिन्न भागों के अंतर्गत रहता है। अपने भारत के अंतर्गत गंगा सतलज का मैदान है, मालवा का विंध्याचल जो पठार है, नर्मदा घाटी क्षेत्र है, अपने राजस्थान के जो मैदानी भाग हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्यतः में इस प्रकार का अधिवास देखने को मिलता है। फिर से देखो कि जो पल्ली अधिवास है, पल्ली अधिवास को क्या कहा जाता है? पुराना अधिवास। पुराना अधिवास मुख्यतः इसलिए है कि यह प्रारंभिक काल से चला है। इस प्रकार के अधिवासों में आवास तो एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन एक ही बस्ती होती है, यानी बस्ती के अलग अलग भागों के अंतर्गत अलग अलग जातियों के लोग निवास करते हैं। मूल रूप से अपन ये बात इसे कह सकते हैं। अपने भारत के अंतर्गत गंगा व सतलज के मैदान के बारे में, विंध्यन और मालवा का पठार, अपने राजस्थान का मैदानी भाग, नर्मदा घाटी क्षेत्र, अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमें इस प्रकार के अधिवास देखने को मिलते हैं। तो ये 4 प्रकार के ग्रामीण अधिवास। फिर से देख लो एक बार। देखिए ग्रामीण अधिवास क्या है? ग्रामीण अधिवास मैंने आपको बताया कि वे अधिवास जहां पर निवास करने वाली जनसंख्या का अधिकतम भाग प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होता है, उसे ग्रामीण अधिवास कहा जाता है। ग्रामीण अधिवास के कितने प्रकार? 4 प्रकार। सघन या गुच्छित अधिवास, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास, मिश्रित अधिवास, पल्ली या पुराना अधिवास। सघन अधिवास मैंने बताया आपको विश्व के मैदानी भागों में, उपजाऊ भागों में, जलापूर्ति वाले क्षेत्रों के अंतर्गत, समतल भागों के अंतर्गत पाया जाता है, जहां मकानों की संख्या अधिक होती है, मकान पास पास होते हैं, पंक्तिबद्ध होते हैं, जनसंख्या का सघन जमाव होता है। ये सारी विशेषताएं हमें जहां पर देखने को मिलती है वो सघन अधिवास या गुच्छित अधिवास कहलाता है। प्रकीर्ण एकाकी अधिवास में बताया मैंने भाई विश्व के पर्वतीय क्षेत्र, विश्व के अनुपजाऊ क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, पहाड़ी प्रदेश, इन पठारी पर्वतीय प्रदेशों के अंतर्गत जो अधिवास देखने को मिलता है
वो प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास होता है। प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास के अंतर्गत मकानों की संख्या कम, क्षेत्रफल अधिक, जनसंख्या का जमाव कम, मकान दूर दूर, मकानों के मध्य अंतराल बहुत अधिक, जनसंख्या का विरल जमाव, और विश्व के घास के मैदानों के अंतर्गत घास के मैदान कनाडा व यूएसए का प्रेयरी, दक्षिण अमेरिका का पंपास, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, अफ्रीका का वेल्स, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी, राजस्थान का डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये जो जिले हैं उन जिलों के अंतर्गत सर्वाधिक रूप से हमें देखने को मिलता है। तीसरा आता है मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास के बारे में मैंने बताया कि ये जो सघन और प्रकीर्ण अधिवास है उनके मध्य की अवस्था होती है। प्रकीर्ण अधिवास है वो धीरे धीरे मिश्रित में बदलता है, मिश्रित है वो धीरे धीरे सघन में बदलता जाता है। यानी जैसे जैसे परिवार के अंतर्गत संख्या में वृद्धि होती जाती है, उस संख्या में वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन होता जाता है। मुख्यतः मिश्रित अधिवास के अंतर्गत प्रकीर्ण की एक विकसित अवस्था, प्रकीर्ण में जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो विकास जो हुआ उस विकास के कारण से जिस अधिवास का निर्माण हुआ वो मिश्रित अधिवास। पल्ली अधिवास, पल्ली अधिवास का जो मतलब है वो मैंने बताया आपको पुराना अधिवास। इसमें बस्ती तो एक होती है लेकिन बस्ती के भिन्न भिन्न भागों के अंतर्गत भिन्न भिन्न जातियों के जो लोग हैं वो भिन्न भिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं। इस प्रकार की जो स्थिति है वो कहलाती है पल्ली अधिवास। तो आज का टॉपिक अपना इतना ही। मानव अधिवास के अंतर्गत मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको नोट्स वगैरह सारे लिखाए हुए हैं और मुख्यतः ये आपका एक रिवीजन टाइप है, आपको ठीक प्रकार से इनको देखना है, याद करना है। ठीक है, एग्जाम के लिए भी अधिवास का जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण है। जो सेकंड बुक अपनी है भारत का भूगोल, उसके अंतर्गत भी मानव अधिवास के बारे में अपन अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत क्या होगा, जो छठवां लेसन है कुल मिला करके 4 नंबर का जो टॉपिक है या 4 नंबर के जो प्रश्न है वो पूरे पेपर में दोनों बुक से मिला करके मानव अधिवास के बारे में पूछा जाएगा। कोई दिक्कत? आज इतना ही, शेष कर।